वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे सेट क्लासेस। हम अकाउंट्स में एक चैप्टर कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारी एक्टिविटीज़ हमारी एंड अप हो चुकी हैं। आज हमें तीनों एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड एक कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बट उससे पहले तीनों एक्टिविटीज़ को कैसे एक ही फॉर्मेट में लेके आना है वो समझते हैं। इधर समझेंगे बेटा, हमारे को अब जो कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इन टोटल वी शुड हैव 3 कॉलम्स, एक इनर कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसको ऐसे 3 बना रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम स्टार्ट करते हैं किससे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सब हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था। अगर आप चाहें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो एडिशन और डिलीशन होते हैं, ऐड और लेस होते हैं, वो सब यहीं पे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ऐड होता था उसमें, 5 चीजें जो हम ऐड करते थे। सबसे पहली चीज जो हम ऐड करते थे उसमें वो था फाइनल डिविडेंड, दूसरा इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और लास्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन पीएनएल माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन पीएनएल, दूसरा रिफंड ऑफ टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें मैं ऐड करता था 5 चीजें। वो 5 चीजें क्या थी, पहला डेब्ट एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, बोरोइंग्स, डिवेंचर्स, सब कुछ आता था। तीसरा जो मैंने किया था बेटा, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, उसमें मैंने बाद में कुछ क्वेश्चन वाइज चेंज कराया। मैं आपको कैश फ्लो में एक चीज बहुत क्लियर कट आज बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर में क्वेश्चन एक ही बार में पूरा करेक्ट अटेम्प्ट हो, तो जितने भी दिन की ये क्लासेस हुई हैं सब बच्चों के लिए आज होमवर्क है। अगर आप सच में चाहते हैं कि 6 में से 6 मिले, तो जितनी भी वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ना, उसको एक जगह पे लिख लें। अब बच्चा कहता है सर क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा, नॉर्मल है। बेटा इंपॉर्टेंट वो चीज होती है जहां पे जाके आपको सोचना पड़े। फॉर्मेट तो आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जैसे कि अभी आपको बताया, अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आएगा, जो एंट्री क्रॉस होगी वो कहीं नहीं आएगी। डिवेंचर पे अगर कुछ नहीं बताया तो लिखा जाएगा कि डिवेंचर लास्ट में इशू है, पूरे पे इंटरेस्ट देना है। प्रोविजन फॉर डेबिट टैक्स या फिर डिविडेंड कौन सा देना है, पिछले साल वाला इस साल है और इस साल वाला अगले साल है। इस तरह की कुछ बातें बहुत सारी मैंने बीच बीच में डिस्कस करी है एज पर द टॉपिक। आप वो सब एक इंपॉर्टेंट में लिख लें, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होता है। एक कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना आप सोचने लग जाते हैं क्या ऐड करना है क्या ऐड लेस नहीं करना। अब यहाँ पे जो मैंने तीसरी चीज लिखवाई थी वो क्या थी हमारी, अभी बताई, शेयर इशू एक्सपेंस और अंडरराइटिंग कमीशन। अब अंडरराइटिंग कमीशन के साथ साथ इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करी हमने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये क्यों ऐड करा था, मैंने आपको बताया था कि ये सब खर्चे हैं, तो प्रॉफिट में से माइनस हो गए होंगे, पर ये सब खर्चे हैं कहाँ के, फाइनेंसिंग के, तो यहाँ ऐड करो, फाइनेंसिंग में लेस करना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो भी खर्चा है, नुकसान है, तो यहाँ पे ऐड करो, फाइनेंसिंग में माइनस करना। ठीक है, इस तरह की चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हमने क्या करा था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिक्रीज या इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऐड किया। फिर हमने लेस किया था क्या क्या, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 3 इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। मुझे ये सब दोबारा नहीं समझाना। देखो ये नेट प्रॉफिट आपने लिखा आउटर कॉलम में, ये ऐड वाली आइटम आपकी यहाँ पे आ गई सारी, लेस वाली भी इनर कॉलम में आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ऐड वाले को टोटल को बाहर लिखेंगे, लेस वाले टोटल को बाहर लिखेंगे माइनस करने के बाद। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें मैं फिर से ऐड और लेस करता था। ऐड क्या होता था? डिक्रीज। करंट एसेट में डिक्रीज, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज, करंट एसेट में इंक्रीज और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज। ऐड लेस होने के बाद मेरा क्या आता था यहाँ पे? देखो, ये ऐड वाली आइटम, ये लेस वाली आइटम। ऐड का टोटल बाहर, लेस का टोटल बाहर, ठीक है। फिर हम क्या करते थे यहाँ पे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसका टोटल आ जाता था यहाँ पे लेस टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वर्किंग नोट में था उसको रेसिप्रोकल, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ये आने के बाद हमारा क्या आता था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या कैश यूज्ड इन, जो भी आएगा। ये जो टोटल आता है इसको मैं थर्ड कॉलम में लेके जाऊंगा और कुछ नहीं लेके गया। मुझे फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। एडलेस वाले अंदर लिख के उनका टोटल बाहर, ये टोटल बाहर आया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां खत्म हो रही है, ऑपरेटिंग का टोटल बाहर जाएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग का टोटल और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें इन्वेस्टिंग का जो ऐड वाले थे वो सब ऊपर, लेस वाले नीचे, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ऐड में क्या क्या आता था? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक बिल्डिंग मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद ऐड में क्या आता था? तीनों इनकम जो ऊपर माइनस करी थी, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। लेस में क्या आता था? इन सब की परचेज, वो सब लेस में आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल परचेज होती थी पर कभी भी सेल नहीं होती, उसे अमोर्टाइज बोल देते थे। क्लियर हो गई बात? इसका हम क्या करते थे? प्लस वाले सारे यहाँ पे, माइनस वाले सारे। एडलेस करने के बाद जो टोटल आएगा उसे क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और उसका टोटल कहाँ जाएगा? थर्ड कॉलम। सिमिलरली हम एडिंग डालेंगे कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने अभी करी है, उसका ऐड और लेस अलग अलग आएगा। ऐड में क्या क्या आता है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन रिसीव्ड, ठीक है। बेटा जिन बच्चों को इसमें अभी भी डाउट है फाइनेंसिंग की एक्टिविटी में, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है याद रखने का। मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग में सिर्फ दो चीजों की ट्रांजैक्शन आती है, शेयर कैपिटल और लोन। अब शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, कौन कौन सी? इक्विटी प्रेफरेंस। लोन डिफरेंट टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, बोरोइंग्स हो, डिवेंचर हो, या फिर दो नाम कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी लोन होते हैं, ये भी क्या होते हैं? लोन होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इन चीजों की वैल्यू, शेयर की या लोन की वैल्यू अगर बढ़ रही है, पुराने साल से नए साल में आते आते वो बढ़ गई, इसका मतलब ये सब प्लस में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? क्योंकि पैसा आएगा, ठीक है। और अगर इन सब की वैल्यू कम हो गई, इन सब की वैल्यू कम हो गई, तो वो कहाँ जाएंगे? माइनस में जाएंगे, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी बात दिमाग में बिठाई जाए, ये सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है। बेटा लायबिलिटी से कोई इनकम नहीं हो सकती, हमेशा खर्चे होते हैं। लायबिलिटी से हमेशा खर्चे होते हैं। अब देखो शेयर है, शेयर पे क्या खर्चा हो सकता है? डिविडेंड। और लोन पे क्या खर्चा हो सकता है? इंटरेस्ट। तो वो दो चीजें और माइनस करी थी इसमें मैंने, यानी कि तीन चीजें प्लस करी है सिर्फ। क्या? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर या फिर लोन रिसीव, क्योंकि वो सब बढ़ रहे हैं। कम कब होगा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। और इसके तीन खर्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर डिविडेंड ऑन शेयर्स, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर।
वो सब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास टोटल? यस, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो ये जो इशू है या रिडम्पशन है ये सब इस कॉलम में जाएंगे, प्लस माइनस होके टोटल जाएगा कहां पे? थर्ड कॉलम में। ये क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ध्यान से समझेंगे, ये तीनों एक्टिविटी का टोटल आउटर कॉलम में आ गया, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। सपोज ये वही 3 कॉलम है, आउटर कॉलम में मेरे पास तीनों एक्टिविटीज का टोटल है, ठीक है? तीनों एक्टिविटीज का अगर टोटल है, अब आगे मुझे क्या करना है, आगे फॉर्मेट को कैसे प्रोसीड करना है, ये हमने क्या माना? ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है और ये फाइनेंसिंग है। यहाँ पे यूज करना सिखाया कॉलम, वहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तीनों का टोटल आ गया जब आपके पास, आप क्या करेंगे? मान लो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये फिर प्लस में है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस टोटल आ जाएगा। ये जो टोटल आया इसके आगे आपको लिखना क्या है वो ध्यान से समझेंगे, और उसमें बस एक एडजस्टमेंट रह जाएगी हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अगर ये प्लस में आया तो इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर ये माइनस में आया तो आप इसे क्या लिखने वाले हैं? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है? इसमें हम ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वही 2 साल के होंगे, 2019-2020। तो साल के शुरुआत यानी कि 19 के जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और क्या आता है उसमें? मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, उन सबका ओपनिंग बैलेंस जोड़ के जो टोटल ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो यहां लिखेंगे, और टोटल करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको चेक कर लेंगे, आंसर वेरीफाई हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बैलेंस शीट में दिया होगा क्वेश्चन में, जरूर इसके बराबर आपका आंसर आएगा। इज इट ओके? नहीं आया तो कोई मिस्टेक हो गई आपकी, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो आप नोट करें। चलो बेटा एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें तीनों एक्टिविटीज के लिए कहा है हमें, और कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि कंप्लीट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ लेवल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। तो क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग नहीं बोला, इन्वेस्टिंग नहीं बोला, फाइनेंसिंग नहीं बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब तीनों एक्टिविटीज, ठीक है? अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट। बेटा आपको कहा था जब भी बैलेंस शीट गिवन होगी तो आप कहां पे वैल्यू ढूंढेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट दिया हुआ है, नोट में नीचे लिखा है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक बार चेक कर लें क्या मेरे पास वर्किंग नोट की जरूरत है। उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? या तो रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर डिविडेंड। तीनों में से एक चीज भी अगर गिवन है तो मुझे वर्किंग नोट बनाना है, अदरवाइज वर्किंग नोट नहीं बनाना। बैलेंस शीट में एक बार देख लो, आपको कहीं पे कुछ दिखा? शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, असेट्स और लायबिलिटी। नीचे नोट्स टू अकाउंट में भी इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है? तो मुझे वर्किंग नोट नहीं बनाना, सीधा ऑपरेटिंग से स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना आएगा? 1,08,000। तो मैं इसको कॉलम वाइज यूज कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट आउटर कॉलम में आता है 1,08,000। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को कैरी कैसे करना है बेटा? कैरी करने के लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन को एक तरफ से शुरू करेंगे और उसको एंड अप करते चले जाएंगे, ठीक है? हमने बैलेंस शीट में सबसे पहले पढ़ा क्या गिवन है मेरे पास? शेयर कैपिटल।
बच्चे को डाउट आता है सर शेयर कैपिटल तो सिर्फ फाइनेंसिंग में यूज होती है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग के लिए कितना कितना स्पेस हम लीव करें, हमें आइडिया नहीं है। अगर आपको इस चीज की प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट देख लें, लेकिन वो 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप 3 बार क्वेश्चन को पढ़ें। आप सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखें, इसमें मुझे कितनी चीजें ऐड करनी होती है, 5। तो आप लगभग 2 से 3 लाइनें ऐड के लिए ड्रॉप कर दें, ठीक है। उसके बाद लेस 2 से 3 लाइनें छोड़ दें, क्योंकि एक क्वेश्चन में सारा फॉर्मेट तो आता नहीं है। इसके बाद मेरा 2 से 3 लाइनों के बाद क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद मैं हेडिंग बनाता हूं ऐड और लेस, 2 लाइनें इसमें जोड़ दी। इसके बाद इनकम टैक्स पेड और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हेडिंग डाल लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगली इससे इन्वेस्टिंग आएगी। इन्वेस्टिंग में आप समझते हैं 2-3 ऐड और 2-3 लाइन लेस, टोटल 4-5-6 लाइनें छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। फॉर्मेट लगभग हमने तीनों हेडिंग के लिए अलग अलग बना दिया। अब हम क्वेश्चन को एक तरफ से शुरू करेंगे और खत्म करते चले जाएंगे। सबसे पहला हमें दिया है शेयर कैपिटल, पहले कितने की थी 180, अभी कितने की हो गई 210। नीचे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसका मतलब शेयर बढ़ रहे हैं, तो इशू प्लस करेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने से 30,000। अदरवाइज आप इसको इनर कॉलम में लिख लें। आगे चलते हैं, इक्विटी शेयर हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये कहां जाते हैं, ये कहां जाती है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। बोरोइंग है, लोन है बेटा, फाइनेंसिंग में जाते हैं, लेकिन ये पहले भी 1.5 लाख के थे, अभी भी 1.5 लाख के हैं, तो कोई चेंज नहीं है। और साथ साथ इसके साथ एक काम और देख लिया करो कि इसकी परसेंटेज तो नहीं दी हुई कुछ। अगर 10% लिखा होता तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कहां जाता, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में दोनों जगह करता मैं एक साथ ट्रीटमेंट। समझ आ रही है, इसलिए मैंने तीनों एक साथ बना ली। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ट्रेड पेएबल पहले 27 थे, अभी 75 हो गए। इंक्रीज ऐड करें, ऐड में पहले हेडिंग डाल लूं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन, दूसरी हेडिंग इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट। अब बताओ क्या है ट्रेड पेएबल की वैल्यू, इंक्रीज हो रही है, तो करंट लायबिलिटी है, ऐड हो जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना 48,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्रेड पेएबल के बाद मेरे पास क्वेश्चन में है फिक्स्ड एसेट, जो पहले 2 के थे, अभी 294 के हो गए, वैल्यू बढ़ रही है। तो परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट्स, परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट्स कहां पे लिखो, इन्वेस्टिंग में, माइनस वाली साइड तो नीचे लिख लेते हैं, परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट। अब बेटा कई बार बच्चा कहता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा प्लस या माइनस, तो ब्रैकेट में लिख लेते। कितना है परचेज, 42,000। कोई प्रॉब्लम, टेंजेबल एसेट्स के बाद अगली ट्रांजैक्शन मुझे क्या गिवन है, नॉन करंट, ये भी इन्वेस्टिंग में ही जाएंगी कि वैल्यू क्या हो रही है, पहले 18 अभी 48, यानी कि ये परचेज है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000। इंटरेस्ट तो नहीं है इस पे, चलो इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात होगी, बात करेंगे। इन्वेंट्रीज, स्टॉक बढ़ रहा है, क्या करें, प्लस या माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, डिक्रीज
सॉरी इंक्रीज इन स्टॉक, इन इन्वेंट्री कितना, कितने से बढ़ रहा है 83। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ये माइनस में है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है चेक करो, 17,500 से 40,000, तो 22,500 से इंक्रीज हो गया, ये भी आएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 22,500। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद दे दिया हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ट्रीटमेंट हम कब करने वाले हैं? बिल्कुल लास्ट में। मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, मैं अब इसका टोटल कर लूंगा क्योंकि और कुछ नहीं है। अब बच्चा कहता सर ये एडलेस खाली रह गया, कोई बात नहीं, डैश डैश टोटल, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ऐड में कितना आया 48, लेस में कितना आया 1,05,500 माइनस, ठीक है। अब ये माइनस होने के बाद इसके बाद जो मेरा आएगा, यहाँ ऑपरेटिंग खत्म हो गया तो मैं लिखूंगा, आप थोड़ा सा आगे करके लिख दें, कैश यूज नहीं फ्लो, प्लस में ही आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 50,500 आउटर कॉलम। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं भैया, फॉर्मेट साथ में समझ आ गया। ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, माइनस तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको पहले हम यहाँ लेके जाएंगे 72,000 माइनस का, और फिर इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 72,000 माइनस। क्लियर? अदरवाइज देखो क्या होता है, यहाँ पे ऐड का टोटल बाहर जाता, लेस का बाहर जाता, ऐड में से लेस माइनस होके आता नेट। अब यहाँ ऐड के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैंने टैक्स कर, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है मेरी, 30,000 का इनफ्लो है, तो अब इस इनफ्लो को पहले तो मैं टोटल को बाहर लेके जाऊंगा, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 30,000 लिखूंगा, क्या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों का टोटल आ गया। इसके बाद में इन तीनों का टोटल करके क्या लिखूंगा, देखो प्लस में आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं नेट इंक्रीज, और अगर नेगेटिव में आता तो मैं क्या लिखता, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। विजिबल है? इसको नीचे तक कर दिया, बिल्कुल बॉटम तक चाहिए, इसको रोटेट कर दो थोड़ा सा। नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स आ गया मेरे पास, कितना आएगा ये 80 माइनस 72, 8,500, ठीक है। 8,500 आने के बाद मैंने आपको बताया इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना है ओपनिंग चेक करेंगे, 2019 का 69,500, भाई 60,000 की तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 9,500 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज 69,500। इसको ऐड करें इसमें 78,000, ये किसके बराबर आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैलेंस शीट में चेक करो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 78 के होंगे, 54 और 24, इट कम्स आउट टू बी 78। टोटल मैच हो गया, आंसर इज करेक्ट। तो जो लेंथी क्वेश्चन जो सारे टॉपिक के कंबाइंड आते हैं वो हमेशा आसान होते हैं, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट जो है कंपैरेटिवली कम होती है। इसको अगर वो पेपर के लिए डिफिकल्ट बनाते हैं बेटा, उनके पास डिफिकल्ट बनाने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, इसमें आपको फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने को दे देंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट दे देंगे, तीसरी चीज है नहीं उनके पास। आप बात को ध्यान से समझे, अगर उन्होंने फिक्स्ड एसेट का दे दिया और प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया, तो आप एक चीज याद रखना कि ऑपरेटिंग में जो वर्किंग नोट है ना वो नहीं आता, आसान हो जाता है क्वेश्चन। एक चीज डिफिकल्ट करते हैं, अगर
ऑपरेटिंग दे रहे हैं तो आप समझे उसमें क्या क्या दिया जा सकता है। ऑपरेटिंग में वर्किंग नोट जो आपको अच्छे से बनाना आता है, डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। अगर ऑपरेटिंग आया तो पहले वर्किंग नोट बनेगा और उसके बाद वर्किंग नोट के बाद आपको एक एसेट का अकाउंट भी बनाने को देंगे जहां से आप डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे और गेन और लॉस कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग पे खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। और अगर कंप्लीट क्वेश्चन आया तो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर ज्यादा एडजस्टमेंट आ भी जाए, मैं तब भी आपको कह रहा हूं कि डरना नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली पहले देखें कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी है, उस एडजस्टमेंट पे पॉइंट लगा ले। उसके बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढें और एक तरफ से क्वेश्चन को शुरू करें, सीक्वेंशियली खत्म करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब बच्चा कहता है पहले ऑपरेटिंग कर लूं, फिर इन्वेस्टिंग का सोचूंगा, फिर फाइनेंसिंग का। तो क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज की जो ट्रांजेक्शन है वो कॉमन है ना दोनों जगह, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, हर एक दो जगह जा रही है, तो एक जगह भूल जाते हैं, अल्टीमेटली आंसर मैच नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पॉइंट जो आपको याद रखना होता है कि अगर वर्किंग नोट बना है और उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है लाइक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर इंश्योरेंस क्लेम, तो जो वर्किंग नोट में किया उसका रेसिप्रोकल ऑपरेटिंग के एंड में जरूर कर लेना, वो भूल जाता है बच्चा। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल करना है याद से। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।